हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ रुचिता। आज है 12 अप्रैल। आज दो आर्टिकल्स की हम चर्चा करेंगे। वैसे जो पहला आर्टिकल है वो श्रीलंका के बारे में है और वहाँ के राइस प्रोडक्शन के बारे में है। हो रहा क्या है कि उनका जो राइस प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा कि उनकी डोमेस्टिक नीड्स पूरी हो पाए और उनको उल्टा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन क्यों है, उसके बारे में यहाँ पर एक दो रीज़न्स को डिस्कस किया गया है। वैसे इस पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता है आर्टिकल से। लेकिन फिर भी जो दो तीन इश्यूज़ यहाँ पर मेंशन किए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा है। ये हिंदी के बारे में है। इंडिया में लैंग्वेजेस की क्या स्थिति है, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, और किस लैंग्वेज की ग्रोथ हुई है, किसकी कम हो गई है, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड की गई हैं। साथ ही ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये एस्से में बहुत काम आ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर में या एस्से में स्पेशली ये आपको काम आ सकते हैं। तो पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। हिंदी को लेकर जो डिबेट है हमारे देश में, जो इसको लेकर खींचातानी है, वो कोई नई बात नहीं है। काफ़ी समय से, बहुत सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। पर न जाने ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टेट्स हिचकते हैं हिंदी को अपनाने से, जबकि हमेशा से ये एक मुख्य भाषा रही है। लेकिन चलिए, स्टेट्स को ये अधिकार है, हमारा संविधान इसका अधिकार उनको देता है कि अपने हिसाब से वो अपनी जो भाषा है उसको चुन सकते हैं। तो ये हमें उन पर ही छोड़ देना चाहिए। वैसे आज ये आर्टिकल यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक स्टेट में जब दूसरी भाषाओं के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें भारत की भाषा यानी हिंदी में कम्युनिकेशन करना चाहिए और हिंदी को एज एन ऑल्टरनेटिव नहीं देखना चाहिए लोकल लैंग्वेजेस के, दूसरी भाषा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा था और इस पर ही फिर प्रोटेस्ट होने लगे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, जैसे असम साहित्य सभा है और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोटेस्ट करने लगे उनके खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ। और ये दावा कर रहे हैं कि अब उनके स्टेट में क्या होगा, 10th क्लास तक हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया जाएगा। तो इससे उनको आपत्ति है, तो इसका वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हुआ, ये घटना हुई या ये बयान आया, तो इसीलिए अब ये मुद्दा छिड़ गया। लेकिन इसी बहाने ये एक हमें आइडिया मिलता है कि हमारे देश में लैंग्वेजेस का क्या हाल है। हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी का क्या हाल है, क्या बहुत कम लोग हैं जो हिंदी को बोलते हैं या बहुत ज़्यादा लोग हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस की हमारे देश में क्या स्थिति रही है एज़ पर दी लेटेस्ट सेंसस 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से। चलिए, तो कितनी वाइडली हिंदी को बोला जाता है, तो उसमें कोई शक नहीं है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंडिया में। ये जो सेंसस है, लिंग्विस्टिक सेंसस, इसमें 121 लैंग्वेजेस को लिया गया है, मदर टंग्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में लिस्टेड है, राइट। तो 43.6% जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी मातृभाषा हिंदी है, मदर टंग। ठीक है, इसके बाद जिसका नंबर आता है वो भाषा है बंगाली। 8% जो पॉपुलेशन है उसकी मदर टंग बंगाली है, जो हिंदी के 1/5 से भी कम है। ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे है। तो अब आप समझ लीजिए कितना लार्जर सेक्शन जो है वो हिंदी बोलता है। और यहाँ पर मदर टंग के अलावा जो लोग बोलते हैं, जो आम भाषा में हमने जो हमारी बोली है, ऐसा होता है ना किन्हीं घरों में कि मदर टंग कुछ और होती है, लेकिन नॉर्मली जनरली वो बस हिंदी को ही यूज़ कर लेते हैं या कोई और भाषा भी बोलते हैं। तो कितने लोग हैं जो इसको बोलते हैं? नियरली 13.9 करोड़, ओवर 11% जो पॉपुलेशन है उन्होंने हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर माना। उनकी मदर टंग के अलावा वो हिंदी को ज़्यादा बोलते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी कि 55% के आसपास की जो पॉपुलेशन है उसकी मदर टंग या तो उसकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है। क्या हमेशा से हिंदी इतनी ही ज़्यादा तौर पर बोली जाती है? तो ऑफ कोर्स बोली जाती है, पुराने समय से ही हिंदी हमारी मुख्य भाषा रही है। और सक्सीडिंग सेंसस में भी हम देखेंगे इसको बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हिंदी इतनी ज़्यादा बोली जा रही है और उसका नंबर बहुत बढ़ रहा है, तो फिर ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जिनको कम यूज़ किया जा रहा है? तो उसमें बंगाली है अगेन,
बंगाली है। एक तरफ हमने देखा कि वो दूसरी लैंग्वेज है सबसे बड़ी हिंदी के बाद जो एज़ मदर टंग बोली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका शेयर जो है वो कम होता जा रहा है। और इसके कंपैरिजन में हम देखें तो मलयालम और उर्दू वो तो और ज़्यादा भारी तौर पर डिक्लाइन होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ पंजाबी बोलने वालों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, उसका एक छोटा सा परसेंटेज बढ़ा है। तो अब इसके क्या मायने हैं, हिंदी इतनी क्यों बढ़ रही है, उसको बोलने वाले लोग क्यों बढ़ रहे हैं? तो उसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारे मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बड़े स्टेट्स हैं जो यूपी, एमपी, बिहार, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल पार्ट है उसको हिंदी पट्टी कहा जाता है, हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है ना, जिसमें राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार ये सारे स्टेट्स आते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस है जिनको हिंदी में ही कंसिडर किया जाता है। और हम देखेंगे कि करीब करीब 65 ऐसी जो हिंदी के ही हैं रूप जिनको हैं। हिंदी में ही शामिल किया गया है। थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल है तो इसीलिए उसको हिंदी में ही शामिल किया गया है। जैसे भोजपुरी की हम बात करें तो उसको भी हिंदी ही माना गया है और करीब 5 करोड़ लोग हैं जिनकी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कितनी ज़्यादा यूज़ होती है हमारे देश में, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। हालांकि ये हमारी 22 लैंग्वेजेस में नहीं आती है जो 8 शेड्यूल में शामिल की गई हैं, लेकिन ये हमारी 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस में आती है। मदर टंग के एस्पेक्ट में बात करें तो सिर्फ 2.6 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश मदर टंग है। लेकिन हिंदी के बाद अगर कोई लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है बोलनी तो वो इंग्लिश ही है, राइट। 8.3 करोड़ रिस्पोंडेंट्स जो हैं उन्होंने इंग्लिश को ही हिंदी के बाद चुना है। और ओवरऑल भी हम बात करें तो हिंदी बंगाली के बाद अगर कोई लैंग्वेज का नंबर आता है तो वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश की बात करें तो ये कहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है ज़्यादा। ऑफ कोर्स मुंबई मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर जो और ऑफिशियल जो कामकाज है सब इंग्लिश में ही किया जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। महाराष्ट्र के अलावा सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो अपनी अपनी भाषाओं के अलावा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं और हिंदी को कम तवज्जो देते हैं। जैसे मणिपुर है, मणिपुर में मणिपुरी के अलावा इंग्लिश को वो लोग प्रेफर करते हैं। फिर मेघालय है, नागालैंड है और मिज़ोरम भी ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। और कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं है, वहाँ के लोग भी कश्मीरी के अलावा हिंदी से पहले इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स टूरिस्ट प्लेस है तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो खैर ये सारी स्थिति थी इंग्लिश और हिंदी को लेकर। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला एक आर्टिकल था और एक जनरल अवेयरनेस आपको इस बारे में होनी चाहिए कि कौन से ऐसे प्रीडोमिनेंट स्टेट्स हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम अलग ही मानते हैं और क्योंकि वो थोड़े पिछड़े हुए भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मॉडर्न नहीं है या वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन यकीन मानिए उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है हमारे बहुत से स्टेट्स को अगर हम उनसे कंपेयर करें तो इसीलिए वो इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसका एक ये भी कारण है। चलिए अब हम श्रीलंका के जो ये एक इशू है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइस यहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है, ठीक है, उनका मेन क्रॉप है। और आज क्या स्थिति है कि उनको अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है, अभी जो राजपक्षा गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्गेनिक ओनली की पॉलिसी अपनाई है, ठीक है, ऑर्गेनिक ओनली यानी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए और कोई मिलावट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब आपको फर्टिलाइज़र्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने। तो ये ओवरनाइट तो पॉसिबल नहीं होता ना, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, लेकिन इन्होंने एकदम से ये निर्णय लिया और सारे जो इंपोर्ट्स थे फर्टिलाइज़र्स के और केमिकल्स के वो सारे इन्होंने बैन कर दिए। तो इसके वजह से भी जो उनकी इकॉनमी है वो काफ़ी भारी तौर पर इम्पैक्ट हुई है। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि इस बैन के वजह से ये स्थिति नहीं आई है, ये पूरी उनकी जो मैक्रो इकॉनमी है, मतलब लार्जर लेवल पर जो उनकी इकॉनमी है वो हिट हुई है, उसके वजह से वो लोग ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। साथ ही राइस ही एक लौता ऐसा क्रॉप नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। टी जो दूसरा ऐसा बड़ा क्रॉप है और इसको ये भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी उनको ऐसी ही दिक्कत आ रही है।
तो एक तो ये फैक्टर वो लोग बोलते हैं। और हमारे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के एक प्रोफेसर हैं आर रामा कुमार, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो इस चीज़ से नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है इस बैन का। दूसरा रीज़न भी ये कहा जाता है कि उनकी जो फॉरेन करेंसी है इंक्लूडिंग गोल्ड एंड मनी जो आईएमएफ के साथ है वो अब तक की सबसे ज़्यादा पहुंच गई है, ज़्यादा हायर लेवल तक पहुंच गई है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर वो और इम्पोर्ट करते जाते तो उनकी जो ये स्थिति है काफ़ी ख़राब हो जाती है ना। वैसे ही वो देश पूरी तरीके से डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा है, और अभी वो इंडिया से भी हेल्प मांग रहे थे एक बेल आउट पैकेज के लिए। वो ये भी आशा लगा के बैठे हैं। तो चाइना से लोन लेते वो बाकी सारी चीज़ें भूल गए हैं, और आज देखिए उनकी जो स्थिति है बहुत ही गंभीर हो गई है। इकॉनमी उनकी पूरी डूबती हुई नज़र आ रही है, और पॉलिटिकली इनस्टेबल वो कंट्री बन चुकी है। तो ये सारे रीज़न्स थे, ये फैक्टर्स थे। तो बस यही सिचुएशन है। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक ओनली की जो पॉलिसी है वो भी बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करेगी। आपको उसको ग्रेजुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज भी सारे फार्मर्स को होनी चाहिए, वैसे सारी इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। एकदम से स्विच करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये उनकी फार्म इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है इस चीज़ ने भी। तो ये भी एक फैक्टर है, राइट। बस यहाँ पर यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और ये जो इतना सारा डेटा है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि सोलली श्रीलंका की ही बात यहाँ पर की गई है। सी यू टुमारो, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।